नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 10 की एमसीक्यूज की पीडीएफ। दोस्तों ये एमसीक्यूज हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 10 के, जो कि रीट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वीडियो को स्किप करना चाहते हो तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि परीक्षक किसी भी परीक्षा में एनसीईआरटी और आरबीएससी में से सीधे सीधे प्रश्न डाल देता है। तो आपके लिए ये कितना ज़रूरी है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है पहली इकाई से, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, जैव, प्रवाह और अनवीकरण योग्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, नवीकरण अनवीकरण योग्य। दोस्तों लौह अयस्क को नवीकृत नहीं किया जा सकता, केवल इसको बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। इसके भंडार जो है निश्चित है, एक बार खत्म होने के बाद इनको भरने में बहुत समय लग जाएगा, तो यह अनवीकरण योग्य है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पुनः पूर्ति योग्य, मानवकृत, अजैव और अचक्रीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, अचक्रीय। दोस्तों जो ज्वारीय ऊर्जा है वो अचक्रीय संसाधन नहीं है, क्योंकि यह चक्रीय है। दोस्तों जो ज्वारीय ऊर्जा है उसका कई बार उत्पादन किया जा सकता है, मतलब जब ज्वार और भाटा आते हैं समुद्र में तो उस ज्वारीय ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है या किसी अन्य ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में, दूसरी ऊर्जा में। तो वहां पर इस प्रकार से ये ज्वारीय ऊर्जा जो अचक्रीय संसाधन नहीं है जबकि चक्रीय संसाधन है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर घ अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई और अति पशुचारण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, अधिक सिंचाई। दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से एक सबसे मुख्य कारण वो है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई से वहां भूमि निम्नीकरण हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड जो है पहाड़ी इलाका है और आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर घ अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है अगली इकाई से प्रश्न नंबर 1, ये इसी इकाई का सॉरी, प्रश्न नंबर 5, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ये वाला ग जो दे रखा है, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, जबकि झारखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है। तो विकल्प नंबर ग अपना सही हो जाता है, ये दो वाला महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है अगली इकाई से प्रश्न नंबर 1, बहुवैकल्पिक प्रश्न है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वानस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है? कृषि प्रसार, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ये ग वाला जो दे रखा है, ये यहाँ ख आना चाहिए, यहाँ ग आना चाहिए, लेकिन उल्टा दे रखा है इसमें। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ये यहाँ पर सही है विकल्प के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों कृषि के प्रसार से हम वनों को खत्म करते हैं, कर्तन दहन प्रणाली के तहत वन बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं, तो ये भी नहीं है। वृहद स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं से बहुत ज़्यादा ह्रास होता है, तो ये भी नहीं है। और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण से बहुत ज़्यादा वनों का और वनस्पति जात का ह्रास होता है, तो ये तीनों विकल्प अपने सही नहीं होने के कारण ये विकल्प सही हो जाता है। पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, दोस्तों पशुचारण से भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है और ईंधन लकड़ी भी सूखी टहनियाँ, पेड़ों की टहनियाँ इस प्रकार से एकत्रित की जाती है, तो इससे उतना नुकसान नहीं होता है जितने कि अन्य विकल्पों से होता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर दूसरा वाला आपने सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 इसी इकाई का, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है
विकल्प नंबर घ वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। दोस्तों इसमें समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं होती है, बाकी सभी में सीधी भागीदारी होती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई से प्रश्न नंबर 1। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करना है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो ये जल की कमी से अप्रभावित रहते हैं। अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये भी जल की कमी से अप्रभावित रहते हैं, ये भी अप्रभावित है। अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, तो ये जल की कमी से प्रभावित रहते हैं। कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये भी जल की कमी से प्रभावित रहते हैं। इस प्रकार से डिवाइड करना था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 इसी इकाई का। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। यह परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है, जबकि विपक्ष में दिया गया तर्क है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ग अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें गलती पहचाने दोबारा लिखें। शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है? नहीं की है। शहरी जीवन शैली और सघन जनसंख्या से जल प्रदूषण बढ़ा है, तो यहाँ पर यह विकल्प गलत है। नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव, तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता है? बिल्कुल प्रभावित होता है, तो यहाँ पर प्रभावित होता है ऐसे होगा। और यहाँ पर यहाँ सही उपयोग की जगह दुरुपयोग आएगा। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जलापूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के, बिल्कुल भड़क गए थे। तो यहाँ पर भी करने पर ये भी हट जाएगा, किसान भड़के ऐसे हो जाएगा, भड़क गए। अगला, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है? बिल्कुल लोकप्रिय नहीं हो रहा है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के पहुंचने से वहां पर जो पारंपरिक पद्धति थी वर्षा जल संग्रहण की, वो धीरे धीरे उसका महत्व कम होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये गलत वाक्य थे जिनको सही करना है। चलिए अगला प्रश्न है अपने अगली इकाई से। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्रों में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, बागवानी, रोपण कृषि और गहन कृषि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख, रोपण कृषि। दोस्तों रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र पर एक ही फसल बोई जाती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ये तीसरा वाला अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल बताना है। चावल, चना, मोटे अनाज और कपास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये जो दूसरे नंबर पर दे रखा है ग, चना। चना रबी की फसल है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 इसी इकाई का। इसमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? दालें, ज्वार, तिल, मोटे अनाज और तिल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर क, दालें। दालें जो है फलीदार फसलें होती है, बाकी ये मोटे अनाज नहीं है ये। चलिए अगला प्रश्न है अगली इकाई से प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख, बॉक्साइट। दोस्तों जो बॉक्साइट है वह अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 2। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, अभ्रक, लोयस्क, तांबा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख, अभ्रक। दोस्तों झारखंड की जो कोडरमा खान है वहां से अभ्रक निकाला जाता है, अग्रणी उत्पादक है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? यहाँ पर होगा विकल्प नंबर के अपना सही उत्तर, तलछटी चट्टानें। तलछटी चट्टानों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। चलिए अगला प्रश्न है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला।
तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग थोरियम। दोस्तों केरल में जो मोनाजाइट रेत पाई जाती है केरल में, वहां पर उसमें थोरियम की मात्रा पाई जाती है, थोरियम। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 अगली इकाई से। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम, सीमेंट, प्लास्टिक, मोटर गाड़ी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग जो दूसरा नंबर पर दे रखा है, सीमेंट। सीमेंट में जो चूना पत्थर है उसको कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 इसी इकाई का। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? हेल, टाटा स्टील, सेल और MNCC। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर जो तीसरा है, सेल, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये उत्तर सही होगा। यही एजेंसी है जो स्टील को बाजार में उपलब्ध करवाती है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसी इकाई का। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्यूमिनियम प्रगलन, कागज, सीमेंट और स्टील। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर क एल्यूमिनियम प्रगलन। दोस्तों एल्यूमिनियम प्रगलन में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमिनियम प्रगलन और सूचना प्रौद्योगिकी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर घ सूचना प्रौद्योगिकी। दोस्तों दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करने का काम सूचना प्रौद्योगिकी का है, ये उद्योग है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई से प्रश्न नंबर 1। निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? मुंबई नागपुर, सिलचर पोरबंदर, मुंबई कोलकाता और नागपुर सिलीगुड़ी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दूसरा वाला ग जो दे रखा है दूसरे नंबर पर ग, सिलचर पोरबंदर। दोस्तों सिलचर जो है वो असम में है और पोरबंदर गुजरात में है। पूर्व पश्चिमी गलियारे में इन दोनों स्थानों को ही जोड़ा गया है। विकल्प नंबर दूसरा अपना सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 इसी इकाई का। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख पाइपलाइन। दोस्तों पाइपलाइन में वहनांतरण हानियां तथा देरी घटती है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 वाला जो ग दे रखा है यहाँ पे, महाराष्ट्र राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है इसी इकाई का। इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर घ विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम है वो अंतःस्थलीय पत्तन है, मतलब स्थल के अंदर है और गहरा पत्तन है और सुरक्षित है। विकल्प नंबर घ यहाँ पर सही हो जाता है अपने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अपने भारत में परिवहन का प्रमुख साधन सड़क परिवहन। सड़क परिवहन यहाँ पर परिवहन का प्रमुख साधन है भारत देश में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 इसी इकाई का। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार और स्थानीय व्यापार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो यहाँ पर यह विकल्प अपना सही हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता है जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।